हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों डिटरमिनेंट का पार्ट 2 वीडियो करेंगे हम लोग, है ना। और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक बता चुके थे और काफी उसमें ऑब्जेक्टिव में भी लॉन्ग आ गया था क्वेश्चन, तो उसको भी हमने सॉल्व किया था और उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग चुका था, है ना। तो इसलिए इस पार्ट में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और सारा का सारा आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 14, यदि 7 और 2 समीकरण इतना बराबर 0 के 2 मूल हो तो तीसरा मूल होगा। यानी आपको अल्फा बीटा का मान दे चुका है और गामा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये डिटरमिनेंट का ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये चूंकि हमारा जो डिटरमिनेंट है वो ले लेते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम लोग इसका विस्तार करते हैं, है ना। तो यहाँ पे तोड़ते हैं इसको। मान लीजिए R1 के सापेक्ष आपको तोड़ना है तो R1 के सापेक्ष लिख लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, प्रसार करने पर, ये हमने लिख लिया। अब R1 के सापेक्ष यानी पहले वाले पंक्ति के सापेक्ष, तो x को अगर हम लोग लेते हैं बच्चों, तो x को हमने लिया तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में छोड़ दो, x का x में होगा तो x स्क्वायर, 6 दूना 12, तो ये x स्क्वायर माइनस का 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा माइनस, फिर उसके बाद ये 3 है। अच्छा, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो ये वाला पूरा छोड़ देंगे और ये वाला 2 का x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x और ये 7 दूना 14, तो 2x माइनस का 14 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर हम लोग 7 लेंगे, है ना। ये 7 जब लेंगे तो 7 देख लेंगे किस पंक्ति किस स्तंभ का अवयव है, तो ये तीसरे आपका स्तंभ है और पहला ही पंक्ति है, तो छोड़ देंगे इस दोनों को। अब हमारा बच रहा है 2x 7 6, तो 6 का 2 में गुणा कराइए, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, फिर माइनस दे देंगे, 7 का x में कराएंगे तो 7x और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर लिया जाए। अगर अब इसको आगे सॉल्व किया जाए बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, x का x स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, x क्यूब, फिर x का -12 में गुणा होगा तो -12x, फिर -3 का 2 में होगा तो 3 दूना -6x, फिर -3 का इसमें होगा तो माइनस प्लस 14 तिया 42, है ना। फिर उसके बाद 7 का 12 में होगा तो 62 84, फिर उसके बाद 7 का -12 में 7 का -7x में करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, माइनस का 49x बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि x वाले पद को x की तरफ आपको जोड़ना है और संख्या वाले पद को संख्या में जोड़ना है आपको, है ना। तो ये हमने लिख लिया क्या, यहाँ पर ये हो गया x क्यूब, फिर माइनस, यहाँ पे देखिए x वाले टर्म को जोड़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 12 6 18, 18 और 49 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 67x हो जाएगा, है ना, 67x, ठीक है। 18x और 49 कितना हो जाएगा, 67x हो जाएगा। उसके बाद अब इसको जोड़ लीजिए, तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, है ना, और फिर 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, तो 126 आएगा और बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे x वाला टर्म तो है नहीं, तो ये त्रिघात बहुपद है ना, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से हम लोग लिख लेते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो ये x क्यूब, फिर प्लस का 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस का 67x है, फिर प्लस का 126 इज इक्वल टू 0 है। अब अगर मैं इसकी तुलना कराऊं बच्चों, तो देखो ये a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान क्या होगा 0 हो जाएगा, c का मान माइनस का 67 हो जाएगा और d का मान क्या हो जाएगा 126 यानी 126 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा 2 शून्य का आपको 7 और -2 दिया है ना। ये क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर देख लेते हैं।
यहाँ पे बोल रहा है ना कि यदि 7 और 2 समीकरण इतना बराबर 0 के 2 मूल है 14 नंबर में, तो हमारा यहाँ पे 2 मूल दे चुका है, यानी अल्फा और बीटा का मान दे चुका है। लिख लेंगे कि चूंकि यहाँ अल्फा बराबर कितना है बच्चों, तो ये 7 है ना, और बीटा का मान कितना दे दिया बच्चों, तो यहाँ पे 2 दे चुका है, और गामा हमें तीसरा मूल हमें ज्ञात करना है, यानी गामा बराबर वाट। ठीक है, तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि तीनों शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए होता है ना, क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पे मान रखिए बच्चों, बस अल्फा का मान देखिए कितना है 7, यहाँ पे 7 रख दिया, प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, फिर गामा का मान नहीं मालूम, निकालना है हमें, बराबर माइनस बी, बी का मान क्या है 0, तो यहाँ पे हमने रख दिया माइनस बी का मान 0 और बटा में ए का मान कितना है 1। अच्छा 0 बटा में कोई भी संख्या हो समथिंग 0 हो जाएगा 0 को छोड़कर, राइट। अब चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 7 और 2 9, प्लस का होगा उधर गया तो माइनस का, तो गामा बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 9 मिल जाएगा, यानी तीसरा जो मूल होगा ना बच्चों वो माइनस का 9 होगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा आपका, तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 15 नंबर पे, 15 नंबर पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है हमारा, यदि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ये आपको देखिए 2 नंबर में भी दे सकता है, इसलिए मैं इसका बेसिक भी करा रहा हूँ, और आप इसको बेसिक जब आपको कंप्लीट रहेगा तो आप इसको फटाफट भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर देखें हम लोग तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, अगर आप इसको अगर डायरेक्टली भी तोड़ देते तो आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बच्चों बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, है ना। तो आपको कैलकुलेशन को ऐसा करना है कि कैलकुलेशन भी ना रहे और आंसर भी हमारा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देखिए कि 2 में से 2 को घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इस वाले 2 में से अगर ये वाला 2 घटा दे तो ये भी पद हमारा 0 हो जाएगा। अगर 0 करने में हम लोग सक्षम हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए डिटरमिनेंट में कि मान 0 हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे कि R1 में से R2, है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 में से R2 घटा देना है, यानी पहले वाले पंक्ति से दूसरे वाले पंक्ति को, और फिर दूसरे वाले पंक्ति से तीसरे वाले पंक्ति को घटा देना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि R1 पे काम करेंगे और R1 माइनस R2 तथा R2 पे भी काम करेंगे हम लोग, और R2 पर से R2 माइनस R3 कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे हम लोग, R3 को माइनस कर देंगे, राइट। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो अब इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो बच्चों कि इसमें से ये वाला घटाएंगे ना, तो देखिए 2 और 2 खत्म हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, फिर इस 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, फिर x में से x घटेगा तो 0 होगा, फिर इसमें से ये वाला घटाइए तो 2 से 2 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा आपका, माइनस का x ये प्लस का हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा पद। ठीक है, 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, x में से माइनस x कीजिएगा ना तो 2x हो जाएगा, और ये लास्ट वाला पद तो उसी तरह रहेगा, यानी 2 माइनस x फिर 2 और फिर माइनस का x, ये सब 0 के बराबर है बच्चों। जब हमने इतना कर दिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली इसको विस्तार कर लेते हैं, है ना। इसको हम लोग अब प्रसार कर लेंगे। अब लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, है ना, लिख लीजिए यहाँ पे कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये हो जाएगा 2x। अब ये देखना है कि ये जो अवयव लिए हैं हम, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में, उसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो 0 का माइनस 2x में गुणा कराऊंगा तो 0 ही हो जाएगा, फिर माइनस, है ना, ये 0 ही हो जाएगा, फिर 2 का 2x में कराएंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा माइनस का, फिर ये 0 लीजिए तो इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, फिर प्लस भी 0, इससे कोई लेना ही देना नहीं है कि आप इसमें और कोई अवयव लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, क्योंकि सब मान 0 हो जाना है, गुणा होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 2x का माइनस 4x में होगा तो माइनस का 4 दूना 8x स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर का 0, यानी माइनस 8 गुणा में है और उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर बराबर 0 बटा में माइनस 8, यानी समथिंग 0 हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे x बराबर 0 होगा,
ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। 0 कौन सा ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे बच्चों। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि डिटर्मिनेंट इसका मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत ही काफी सिंपल है। इसमें क्या करना है कि आपको ये 2 एकम -2 हो जाएगा, फिर माइनस बीच में आता है 5 के 20, और माइनस ही रहेगा, है ना। माइनस है तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस 5 के 20। अब देखिए 20 में से 2 घटा दीजिएगा तो प्लस का 18 बचेगा। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। देखिए -18 भी दिया है, अगर आपका थोड़ा सा भी अगर प्लस माइनस नहीं आ रहा है ढंग से तो आपका आंसर गलत हो सकता है। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे, है ना। 17 दिया हुआ है कि सारणी कितने का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखिए x का x में गुणा करा देंगे, इसको ब्रेक कर दीजिए डायरेक्ट। x का x में होगा तो x स्क्वायर, अब माइनस इसका गुणा इसमें होगा तो देखिए x + 1 इंटू x - 1 लिख दिया, है ना। यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये a + b और ये a - b है तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर - b स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये x स्क्वायर और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो कितना होगा x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का कट गया, ये आ जाएगा 1। अब देखिए ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है 17 का, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 18 दिया हुआ है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सारणी इतना का मान क्या होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में ना पक्का मैं बता रहा हूँ 100 में 100% देगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये 2 नंबर का भी देता है, ऑब्जेक्टिव में भी दिया है, देख ही रहे हैं आप। देखिए बीएससीबी 2020 में ए नंबर में दे चुका है सेट में, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं एकदम बढ़िया से, इसको आप बेसिक तरीके से भी कर लीजिए कि ताकि आपका ये पूरा क्लियर हो जाए, राइट। और मैं बता दूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो उसका आंसर 0 ही होगा, 0 ही होना है, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आता है इस तरह का क्वेश्चन तो आप उसको 0 आंख मूंद कर मारिए, बशर्ते आपको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। अगर 2 नंबर में आएगा तो ये जो मैं तरीका बताऊंगा उसको देखिएगा ध्यान से, है ना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने बोल दिया कि चूंकि एबीसी यहाँ पे समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा a2 - a1, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि a2 - a1 यानी b - a फिर a3 - a2 बराबर होता है क्या a3 - a2 यानी c - b, ठीक है। अब देखिए ये b है हमारा, ये माइनस का b है, इधर गया तो प्लस का, तो b और b 2b हो जाएगा, ये माइनस का a उधर गया तो प्लस का यानी a + c हो जाएगा, राइट। तो यानी ध्यान में रखना आपको कि अगर a + c जहां आएगा ना वहां पे 2b लिख सकते हैं हम लोग, या अगर मान लीजिए कि अगर 2b है तो वहां पे a + c भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो हमने ये लिख लिया बच्चों डिटर्मिनेंट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब इसको देखा जाए तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं देखूं तो x और x जोड़ दे रहा हूं तो 2x हो जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग कि इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें 2 का, ये पूरे दूसरे वाले पंक्ति में 2 का गुणा करके घटा देंगे। क्या हमने बोला कि R1 पे काम करेंगे और R1 + R3 करेंगे, है ना। पहला पंक्ति और तीसरे पंक्ति को जोड़ देना है और फिर माइनस कर देना है क्या 2 का गुणा करके R2 पर, ठीक है। ये पूरा क्रिया पूरा करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर तो देखिए x और x 2x हो गया, है ना। और यहाँ पर 3 और 1 4 हो गया, प्लस का 4 लिख दिया। अब इसमें 2 का गुणा करके और घटा देना है, तो 2 का गुणा होगा तो 2x माइनस का हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, ये भी माइनस का हो जाएगा। देखिए ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, ये 4 से +4 से -4, 2x माइनस का, ये प्लस का है, कट गया, पूरा 0 हो गया। उसी तरह अब आप यहाँ पे देखिए x और x 2x और 4 और 2 6 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करके और घटा दीजिए तो 2x है, 3 दूना 6 घटेगा, तो ये भी पोर्शन 0 आएगा। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे x और x कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे देखो बच्चों a और +c, तो यहाँ पे हो जाएगा a + c, है ना।
इतना हुआ। और इसमें से अब घटाना है किसको, इसमें 2 का गुणा करना है और घटा देना है इसमें, है ना। तो 2 का x में होगा तो माइनस का 2x, माइनस का 2x हो जाएगा और फिर माइनस का 2b हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला उसी तरह उतर जाएगा, राइट। तो चलिए इसको उसी तरह उतार दिया जाए। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका x+2 और फिर x+3 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x+3 और यहाँ पर x+4 और इधर क्या है हमारा x+b और फिर यहाँ पे x+c है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों की 2b, एक्चुअल में 2b किसके बराबर है, वहां पे देख सकते हैं a+c के बराबर है। या हम बोलते हैं कि a+c किसके बराबर है, तो 2b के बराबर है। तो यहाँ पे a+c के जगह पे अगर मैं 2b रख दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं a+c के जगह पे बच्चों अगर +2b लिख दिया जाए तो प्लस का 2b माइनस का 2b कट गया, माइनस का 2x से प्लस का 2x कट गया, ये पूरा पोर्शन ही 0 आ गया हमारा। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट, ये तो पोर्शन पूरा 0 है, यहाँ पे भी 0 आ गया है ना बीच में, फिर यहाँ पे भी 0 है। अब ये वाला लिख लीजिए x+2 और x+3 फिर x+b और लास्ट में क्या दिया हुआ है x+3 x+4 और यहाँ पे x+c। अब आप देखिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी पंक्ति या स्तंभ का सभी अवयव अगर शून्य है तो उस डिटर्मिनेंट को बिना तोड़े आप इसी तरह 0 लिख लीजिए, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट का जो मान होता है बच्चों 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बोल देंगे हम लोग, चूंकि यहाँ पे रीजन भी दे देंगे कि R1 के सभी अवयव शून्य है। क्या है बच्चों, शून्य है। और जब शून्य है तो इसलिए डिटर्मिनेंट का ही मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो देख लिए आप कि किस प्रकार आपका 0 आया। तो उम्मीद है ये देख भी लेते हैं हम लोग। 18 नंबर का आपका आंसर है, 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, 0 आएगा। चलिए अब देख लेते हैं 19 नंबर बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ हमारा, तो दिया हुआ है 3 और ये आपका अवयव दिया हुआ है ना। तो 3 और मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCD और पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए अगर ये डिटर्मिनेंट कह देता ना, डिटर्मिनेंट अगर होता तो बच्चों इसका किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में इसका गुणा होता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका मैट्रिक्स का 19 और 20 दोनों क्वेश्चन जो है आपका ये मैट्रिक्स का आपका दे चुका है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आप इसको भी कर लीजिए, है ना। लेकिन ऐसा मैं क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा किस प्रकार दे रहा है ना। तो देखिए जब अगर ये मैट्रिक्स अगर होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब ये एक अवयव होगा ना, तो जब 3 का कोई बाहरी संख्या का किसी अचर का किसी अवयव में जब किसी मैट्रिक्स में अगर गुणा करते हैं ना, तो उसके प्रत्येक अवयव में आपका गुणा होगा उस संख्या का। तो चलिए 3 का a में गुणा मल्टीप्लाई कराइए तो 3a हो जाएगा, फिर 3 का b में कराएंगे तो 3b हो जाएगा, फिर 3 का c में कराएंगे तो 3c होगा और 3 का d में कराएंगे तो 3d हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए जैसा ऑप्शन दिया होगा ना उसी की तरह आप सोचिएगा। आपका ऐसा ऑप्शन आपका ना तो ऐसे तो बोल देना चाहिए, अगर ये डिटर्मिनेंट का अगर चैप्टर होता तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका करेक्ट हो जाता, है ना। डिटर्मिनेंट का होता तब, क्योंकि किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ में हम लोग पर्टिकुलर कोई संख्या से गुणा कर सकते हैं, लेकिन सभी पंक्ति और सभी स्तंभ में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है तो आपको जैसा ऑप्शन दिया वैसा ही सोच रखना है आपको, है ना। तो ये एक अवयव का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हो डी आया है हमारा। अगर डिटर्मिनेंट के नजरिया से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 और ABCD, है ना, और इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए ये भी एक अवयव का है, इसको आपको जोड़ करना है ना, प्लस करना है आपको। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को तो आप इसी तरह कर लीजिएगा। देखिए
बस इसमें करना क्या होता है ना कि संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। एक को ए में जोड़ देंगे तो 1 + a हो जाएगा, 2 को बी में जोड़ेंगे तो 2 + b हो जाएगा, 3 को सी में जोड़ेंगे तो 3 + c एंड 4 को डी में जोड़ेंगे तो 4 + d हो जाएगा। और ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1 + a, 2 + b, 3 + c और 4 + d हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं 21 नंबर पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे 21 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, डिटर्मिनेंट दे चुका है 4, 5, 16, 4, 5, 16, 20। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन ये डिटर्मिनेंट का पूछ रहा है बच्चों। अब देखिए 20 चौके 80 हो जाता है ना, फिर -16 × 5 80 होता है, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, डिटर्मिनेंट का मान कितना आ गया 0। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं डी में आपका दिया हुआ है, डी इज अ करेक्ट आंसर। अब आ जाइए, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और लड़के मिस्टेक कर देते हैं, कितने लोगों को तो बुझाता नहीं है। अब देखिए अगर कोई संख्या दिया हुआ है ना, तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में आपका कोई भी संख्या का इसमें गुणा कर सकते हैं, सभी पंक्ति और सभी स्तंभ में नहीं होगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन ए में अगर हम लोग देखें तो खाली एक अवयव में 2 का गुणा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए पहले पंक्ति का दूसरा जो अवयव है उसमें 2 का खाली गुणा हुआ, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए खाली सी में आपका 2 का मल्टीप्लाई किया गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो अब राइट कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2 का पहले वाले पंक्ति में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो 2 का ए में कराएंगे तो क्या होगा, पहले वाले स्तंभ में, तो 2 का ए में होगा तो 2a, 2 का सी में होगा तो 2c और ये बी और यहाँ पे डी आ जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे 23 नंबर, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट का यानी सारणी का मान क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गुणधर्म लगाने का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोशिश क्या किया जाए बच्चों, यहाँ पे देखिए, तो बच्चों यहाँ पे ना गुणधर्म लगाने से अच्छा है कि आप इसको डायरेक्टली इसको प्रसार कर दीजिए, है ना। तो चलिए प्रसार कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के सापेक्ष, है ना, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, आप चाहें तो इस पे कोई दिमाग लगाएंगे तो आपका उस पर भी हो जाएगा, गुणधर्म पे भी, लेकिन यहाँ पे गुणधर्म तो अप्लाई करने में बड़ा दिक्कत आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए, तो 37 का 19 में गुणा हो जाएगा, है ना, 37 गुणे 19 और फिर माइनस 31 का 23 में हो जाएगा बच्चों, 31 का 23 में गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है बच्चों, फिर माइनस का 11 आ जाएगा और इसको छोड़ दीजिए तो क्या बच जाएगा, 37 का 17 में गुणा कराइए, 17 गुणे 37, ठीक है। फिर माइनस 29 का 23 में गुणा करा दीजिए, 29 गुणे 23, ठीक है। फिर आपका आ जाता है प्लस, उसके बाद 13 ले लीजिए। तो जब 13 ले लेंगे ना, तो जिस पंक्ति जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए, 17 का 31 में करा देंगे, 17 मल्टीप्लाई 31, फिर माइनस 29 का 19 में हो जाएगा, तो 29 मल्टीप्लाई बाई 19, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक ना, और इसका सॉल्यूशन कर दिया कि ताकि आपका टाइम पास ना हो। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने ये लिख लिया 7, ठीक है ना, 37 का 19 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 703 होगा, फिर माइनस 31 का 23 में कराएंगे तो 713, फिर माइनस ये 11, है ना, और 17 का 37 में मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 629 होगा, फिर माइनस हमने लिख दिया 29 का 23 में होगा तो 667 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस हमने 13 लिख दिया, फिर 17 का 31 में कराया तो 527 हो गया, फिर 29 का 19 में कराएंगे तो 551 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए कि ये 7 मैंने लिख दिया, फिर इसमें से ये वाला घटाएंगे तो माइनस का 10, फिर माइनस 11 है, फिर इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस का 38 बचेगा,
फिर प्लस का ये 13 मैंने लिख दिया और इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 24 आएगा। अब इन दोनों का गुणा कराया तो माइनस का 70 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब 11 का 38 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 418 आएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 13 का 24 में कराएंगे तो 312। अब अगर देखें आगे हम लोग तो प्लस वाले को एक में और माइनस वाले को एक में जोड़ा जाता है, तो प्लस वाला एक है तो यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो 382 आ जाएगा, है ना। और जब 418 में से हम लोग 382 अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 36 आ जाता है। आपका ये ऑप्शन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 36, है ना। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 24, है ना। और इसमें बोल रहा है कि सारणिक इतना का मान ज्ञात कीजिए, है ना। जब सारणिक बोलते हैं तो बच्चों आप ध्यान में रखिएगा, डिटरमिनेंट का सिंबल ये होता है सारणिक का, तो ये आप अपने से लगा लीजिएगा, और टाइपिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना। और अगर आप इसमें अगर ब्रैकेट लगा रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट, तो आप इस तरह का डिटरमिनेंट का सिंबल लास्ट में जरूर लगा लें, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो अब चलिए इसको हम लोग विस्तार करते हैं, है ना। थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि क्या कुछ इसमें बुद्धि लगाने से कुछ काम बन सकता है। तो इसमें किसी प्रकार का बुद्धि तो लगा सकते हैं, लेकिन आप इसी तरह तोड़ दीजिए इसको, क्योंकि ये तो हल्का है, आसान है पूरा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको तोड़ देते हैं, राइट। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब हम लोग R1 के सापेक्ष अगर बच्चों करते हैं तो ये पहला हम लोग ले लेते हैं अवयव, तो ये और ये छोड़ देंगे, 16 सते 112, 8 9 72, 112 माइनस 72 हो जाएगा, फिर ब्रैक माइनस, फिर 2 आ जाता है, फिर हमारा जब 2 लेंगे ना तो ये जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में छोड़ दीजिए, 16 3 48, 9 चौके 36, 48 माइनस 36 हो जाएगा, फिर प्लस, अब तीसरा वाला अवयव ले लीजिए 4, है ना, 4 ले लेते हैं, तो ये जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में छोड़ दीजिए, 8 3 24, 7 चौका 28 हो जाएगा, ये 24 माइनस 28 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हल कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर इसको हल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, ये देखिए 112 में से 72 घटा लेंगे हम लोग, है ना, तो कितना बच जाएगा, 70 और 40 110 हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 40 बच जाएगा, 40, है ना। और 40 का 1 में गुणा करेंगे तो 40 ही हो जाएगा, फिर 48 में से 36 घटाइएगा तो आपका 12 बचेगा, और 12 दूना माइनस 24 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे घटाइए तो -4, और -4 का +4 में गुणा होगा तो -4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए 40 हो गया, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे ना माइनस माइनस 1 में, तो ये भी 40 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का ये प्लस का कट के 0 आ गया, यानी इस डिटरमिनेंट का जो मान आएगा वो 0 आएगा बच्चों। अब आप देख सकते हैं ऐसा 24 नंबर में आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे बच्चों, ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, थोड़ा सा उसमें क्या है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है ना, उतना बढ़िया से क्लियर नहीं आ पाया है क्वेश्चन, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया बोर्ड पर, ठीक ना, ये आप मिला लीजिएगा। दिया हुआ है क्या हमारा कि यदि ओमेगा इज इक्वल टू नॉट, 25 नंबर पढ़ रहे हैं, बोल रहा है कि यदि ओमेगा इज इक्वल टू नॉट 1 है, ओमेगा क्यू का जो मान है वो आपका 1 के बराबर है, तथा आपको इतना बराबर आपको 0 दे चुका है, इतना बराबर आपको 0 दे चुका है बच्चों। तो आपसे पूछ रहा है लास्ट में कि x का मान क्या होगा, है ना। सिंपल ये क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में ये हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा, एक बार जरूर आता है ना। एक क्वेश्चन पक्का डाल देता है, ये 2 नंबर में भी दे देगा, 5 नंबर में भी दे देगा, 2 नंबर में या 1 नंबर में दे देता है, 1 नंबर में तो आप देख ही रहे हैं, और ये 2021 में पूछा हुआ है, इसी तरह बहुत सारे में पूछता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग क्या करेंगे ना कि R1 पे काम करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे R1 पे काम करेंगे, यानी पहले वाले पंक्ति पे काम करेंगे, ठीक ना। पहले वाले पंक्ति में दूसरा तीसरा ये दोनों को दोनों हम लोग जोड़ देंगे। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि R1 पे काम कर रहे हैं हम लोग, और R1 पर R1 प्लस R2
और प्लस R3 का प्रयोग करने पर, राइट, ये लिख लेना है आपको। तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डिटर्मिनांट, और क्या होगा 1 प्लस मैं कह रहा हूँ, पहले हम लोग एक्स लिख लेंगे, है ना। पहले हम लोग एक्स लिखेंगे, एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इन तीनों को जोड़िएगा ना आप लोग, क्या नाम है आपका, इसको और उसको तीनों को जोड़िएगा तो आपको इतना ही मिलने वाला है, एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह आप देखिए इसको और इसको तीनों को उसी पे जोड़िएगा तो वही आने वाला है आपका एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा में भी आप जोड़िएगा ना, तीसरे वाले में भी ये तीनों को जोड़िएगा तो आपको वही मिलने वाला है, ये कि आपको मिलने वाला है क्या, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस मैं बोल रहा हूँ एक्स प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों कि 1 प्लस नहीं लिखना है, एक्स प्लस लिखना है, ठीक है। एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। अब उसके बाद ये दूसरा और तीसरा पंक्ति जो है आपको उसी तरह लिख देना है, तो ये हमने अब लिख दिया, क्योंकि दूसरे और तीसरे पंक्ति पर कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं किए हैं। तो ओमेगा हो गया, फिर आपका एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर है, फिर यहाँ पे तीसरे वाले पे 1 है, फिर आपका ओमेगा स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर एक्स प्लस ओमेगा है, राइट। और ये सब किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल दे दीजिएगा, सब 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 1 के बराबर होता है, ये आप ध्यान में रख, सॉरी 0 के बराबर होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रख लेना है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो अब देखो आपकी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस वहां पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, वहां पे भी एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये तीनों के जगह पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिख लोगे आप खाली एक्स और प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 0 लिख लोगे, फिर वही काम यहाँ पे भी करोगे, फिर वही काम आप यहाँ पे भी करोगे, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग ये वाला और ये वाला पूरा उतार लेंगे, और ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब अगर वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिया जाए ना, तो ओमेगा यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि ओमेगा, फिर क्या हमारा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर है, फिर क्या है लास्ट में 1 है, फिर आपका ओमेगा स्क्वायर है, फिर आपका 1 है, फिर एक्स प्लस ओमेगा है। अब सिंपली अब अगर आप देखें तो एक्स में अगर हम लोग 0 को जोड़ देते हैं तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। एक्स को अगर 0 में जोड़ दिया जाए तो एक्स के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आप इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये हमने इसको मिटा दिया, ठीक है। अब देखिए आप, हम लोग R1 से x कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन करिए, यहाँ पर लिखेंगे R1 से x कॉमन लेने पर, ठीक है। तो x अगर हम लोग निकाल ले बच्चों, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या बचेगा 1 फिर 1, फिर क्या बच रहा है ओमेगा, फिर x प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या बच रहा है 1, फिर क्या बच रहा है ओमेगा स्क्वायर, फिर आपका 1, फिर x प्लस ओमेगा, और ये सब किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर। अब बताइए ये x के साथ ये पूरा डिटर्मिनेंट किस में है, गुणा में, और उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा बच्चों, तो 0 बटे में ये डिटर्मिनेंट का मान लिख देंगे 1, फिर क्या है हमारा ओमेगा, फिर x प्लस ओमेगा स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर ओमेगा स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर x प्लस ओमेगा है, ठीक है।
और अब बताइए 0 बटा में कोई संख्या हो 0 को छोड़कर तो उसका मान क्या होता है 0। तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो x का मान कितना आया है 0। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है बच्चों? तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं 25 नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 26 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का मान आपको फाइंड आउट करना है ना, कि कितना होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा 4 ऑप्शन। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का x में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई तो क्या होगा बच्चों x स्क्वायर, फिर माइनस इसका इसमें कराते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें फिर इसका इसमें कराते हैं। तो चलिए हम इसका इसमें कराएंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो गया दोनों का। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि माइनस, यहाँ पे a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आगे देख लिया जाए बच्चों तो ये एक्स स्क्वायर और ये देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये खाली 1 बचेगा। तो इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा बच्चों? 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे बच्चों। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 1 और 1 जोड़ दे रहे तो 2 हो रहा है और ये माइनस का 2 है, फिर घटा देंगे तो ये जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। फिर से समझिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा और इसमें ये भी जोड़ दें तो ये माइनस 2 है, तो प्लस 2 और माइनस 2 कटेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2 और 1 3 हो गया, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर 5 4 9 हुआ, ये अगर जोड़ दे रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे बच्चों, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे C1 पे काम करेंगे हम लोग, C1 पे यानी पहले वाले स्तंभ पे, पहले वाले कॉलम पर, है ना। C1 पर काम करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए और आप पाएंगे कि इस डिटर्मिनेंट पर इस पूरा जो अवयव है ये सारा 0 हो जाएगा। बाकी ये सब लिख देंगे आप 1 1 4 और -2 -3 और -9। अब देखिए डिटर्मिनेंट के गुणधर्म के अनुसार अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है ना, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले कॉलम का सभी अवयव शून्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि चूंकि हम लोग लिख देंगे बच्चों की चूंकि C1 के सभी अवयव, चूंकि C1 के सभी अवयव शून्य है, ठीक ना, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो 0 के बराबर होगा। अगर आपको सब्जेक्टिव में दे देता है तो वो भी आप बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 28 पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। चलिए अब हम लोग इसको ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे अगर कुछ दिमाग लगाया जाए कि अगर इसमें हो जाए कुछ, है ना, तो गुणधर्म तो आपका हल हो जाता है। तो ऐसा तो कुछ गुणधर्म इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको तोड़ लेते हैं क्योंकि छोटा भी है हमारा, है ना। ज्यादा सोचेंगे भी तो सोचने में भी टाइम निकलेगा, जब तक सोचेंगे तब तक कर लेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो चलिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू करिए, ये 3 ले लेते हैं हम लोग। तो 3 जब लेंगे ना तो जिस पंक्ति जिस स्तंभ का अवयव है छोड़ दीजिए, 1 का 1 में कराएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस 3 दूना 6, माइनस का 6 होगा, ये माइनस है तो प्लस का 6 हो जाएगा, फिर माइनस आ जाता है, -4 करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अच्छा ये जिस स्तंभ और जिस पंक्ति का छोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 का 1 में कराएंगे तो 1 2 दूना -4, तो 1 -4 होगा तो +4 हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाला करेंगे, फिर ले लेना है प्लस का 5 आता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए माइनस का आता है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया था। अब यहाँ पे फिर माइनस के बाद प्लस आता है तो +5 ले लिया। अब
ये इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, 3 का 1 में कराएंगे तो 3 एकम 3, और ये 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, तो 3 - 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 और 1 साथ साथ ये 21 हो जाएगा, फिर प्लस 5 और 5 हो के 20 हो जाएगा, और फिर ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 एकम 3 में से 2 घटेगा तो 1, और 1 का 5 में होगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं हम लोग, 46 आने वाला है, 46 है ना, और ये डिटर्मिनेंट का मान कितना है 46। देखिए अगर आप किसी भी तरह गलती करके अगर माइनस का 46 लाते हैं तो ऐसा ऑप्शन दे चुका है, देखिए ऑप्शन नंबर सी -46, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ऑप्शन बी आपका देखिए +46 दिया हुआ है, तो यही होगा आपका, है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं 29 नंबर पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 29 दिया हुआ है बच्चों, इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन भी दे चुका है आपको। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको डायरेक्टली अगर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं ना तो थोड़ा काम गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखें तो 4 और 1 को जोड़ दे तो 5 हो जाएगा, और ये 5 में से ये 5 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 9 और 1 10 होगा, इस 10 को घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 17 5 22 होगा, इस 22 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। मीन्स ये कि R1 पर काम करिए, R1 पे R2 जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दीजिए R3 को, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वही लिखेंगे कि R1 पे हम लोग काम कर रहे हैं, R1 + R2 कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और इसमें से घटा देना है आपको R3 को। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट का मान, ये डिटर्मिनेंट का मान यहाँ पे तो आप 4 1 5, 5 को 5 में से घटाइएगा तो 0, 9 1 10, 10 में से 10 घटाइएगा तो 0, 17 5 22, 22 में से 22 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। बाकी ये सब उसी तरह होगा, 4 9 और ये 17 हो जाएगा, फिर आपका 5 10 22 हो जाएगा, 5 10 22। ठीक है, और अब आप देखिए R1 के सभी अवयव जो है आपका शून्य है। बोल देंगे हम लोग कि चूंकि पहले पंक्ति का सभी अवयव शून्य है, सभी अवयव शून्य है, और जब बच्चों यहाँ पे शून्य होगा तो क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का मान पूरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए आप इतना बड़ा आपका डिटर्मिनेंट था, है ना, इसका मान, और ऑप्शन थोड़ा सा डरावना दिया था, लेकिन हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह का थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का दिया रहेगा क्वेश्चन ना, तो आप इसको मिला कर बनाइएगा, थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या कोई गुणधर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। बहुत ज्यादा इससे आता है क्वेश्चन, 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है। चलिए अब आ जाते हैं 30 नंबर पे बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर, है ना, और यहाँ पे बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दे चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये आपका गुणधर्म पे बन जाएगा, है ना। देखिए कैसे हम लोग गुणधर्म पे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, तो ये देखिए आप, हम क्या करते हैं ना कि हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि C1 पर हम लोग क्या करते हैं ना कि C2 को घटा देते हैं। अच्छा, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको सर, देखिए 1 में से ये वाला घटाऊंगा तो 1 1 2 हो जाएगा, और इसको 2 को घटा देंगे तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 5 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, सॉरी हाँ 1 बचेगा, सॉरी ये इस तरह करना हम लोगों को, 5 में से ये 1 को घटाएंगे ना, ये C3 को घटा रहे थे, तो 5 में से अगर 1 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 में से ये 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, है ना। फिर उसके बाद अगर देख ले हम लोग कि ये 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और 6 को 6 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा हमारा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों कि आप यहाँ पे गुणधर्म लगा सकते हो क्या, कि अगर हम लोग C1 पे काम कर रहे हैं तो C1 हम लोग कर देते, C1 में से
घटा देते हैं C2 और C3 को, दोनों को जोड़कर। ठीक है, तो देखिए 2 में -1 जोड़ेंगे ना तो ये 1 होगा, लेकिन इस 1 को अब जो रिजल्ट आया 1, अब इस 1 में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? फिर यहाँ पे देखिए 4 और 1 5, ये दोनों को जोड़कर और इसमें से घटा दीजिए तो भी 0 हो जाएगा। 6 और 1 7, 7 में से 7 घटा देंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, C2 और C3 दोनों को जोड़कर और C1 में से घटा देते हैं, सबसे सिंपल हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो बताइए, ये तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, 0 0 0। फिर ये आपका 2 4 6। देखिए जिस पर काम करते हैं ना, पहले कॉलम पे काम कर रहे हैं तो बस इफेक्ट जो आएगा वो पहले ही कॉलम पे आएगा और किसी पे नहीं आएगा। फिर ये तीसरा वाला लिख लेंगे, -1 1 और 1। और अब बताइए यहाँ पर कि पहले कॉलम का सभी अवयव शून्य है, तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे कि चूंकि C1 के सभी अवयव शून्य है, और जब शून्य है तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो इस डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 30 नंबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट का। ठीक ना, ये हमारा डिटर्मिनेंट का पार्ट 2 था। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट करें और हमारे चैनल पे जाके देखें, वहाँ पे पार्ट 3 भी धरा होगा। और जैसे ये पार्ट 3 बन जाएगा बच्चों, वीडियो जो है 1 शॉट आपका डिटर्मिनेंट का आ जाएगा। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव का। और अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ताकि ये चैनल जो है प्रोग्रेस करे। और भी मैं बोर्ड एग्जाम का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर को कंसीडर करके और लास्ट तक आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, मैथ फिजिक्स। और इस चैनल पे केमिस्ट्री इंग्लिश का भी आपका और बायो का भी आपका प्रिपरेशन बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक ना, और आप ऐसे अपलोड किया गया है सारा वीडियो, आप उस पर भी देख सकते हैं। ठीक ना, और नोट्स अगर चाहिए तो वहां पे भी आपको PDF दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।